जी अस्सलाम वालेकुम। पार्ट डी स्टार्ट कर दिया जी हमने, रिवीजन क्लास 1 का। अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, इनका जब सवाल आता है आपको, तो वो सवाल 3 तरह का हो सकता है। या वो आपसे कहेगा कोई वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसको एवेल्युएट करो। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है और आप बताएं कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा वो कहता है आपको कि एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए बताओ क्या बिड प्राइस हो या क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो अगर वो इतना प्रॉफिट कमाना चाहता है। और तीसरी तरह की रिक्वायरमेंट इस टॉपिक में से आती है लोएस्ट या मिनिमम बिड प्राइस। अब वो थोड़ा सा आईकैप ने जो अभी सवाल हमने पिछला किया है उसके अंदर थोड़ा सा रिक्वायरमेंट में वो छेड़खानी कर दी। अगर रिक्वायरमेंट में वो अगली बात ना लिखता तो मिनिमम बिड प्राइस जो है उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं होता। हमने इसको तीनों को किया हुआ है बड़े अच्छे। ये वही वाले फॉर्मेट से मैंने वहां से कॉपी किए हैं और यहां पेस्ट किए हैं। मैंने इसीलिए ये रखे हैं ताकि मैं दोबारा लिखूं तो आप ये ना कहें कोई नई चीज है। 100% वही, मैं एज इट इज कॉपी किया। आप अपनी पिक्चर उठाकर देख लोगे तो ये वही है जो हमने डिस्कस करके एक एक चीज लिखकर बनाया था। अब मैंने उसी को सामने रख दिया कि बेटा ये सारी चीजें थी। क्या 3 किस्म के सवाल? इवैल्यूएशन ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल ऑर्डर। कोई स्पेशल ऑर्डर आया है, बताएं जी कंपनी एक्सेप्ट करे ना करे। इसके अंदर हम कहते थे रेलेवेंट इनकम्स लो और रेलेवेंट एक्सपेंसेस लो। रेलेवेंट इनकम्स वही वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू दिया होगा कि जी 1 यूनिट इतने रुपए का बिकना है, ठीक है। और रेलेवेंट कॉस्ट के अंदर क्या चीज है? एक्सपेंसेस में क्या आना है? मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट, लेबर की, वेरिएबल ओवरहेड की, फिक्स्ड ओवरहेड की। अभी रेलेवेंट कौन सी है? वो सारे असूल भी लिखे हुए थे हमने कि मटेरियल में कौन कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, लेबर में क्या रेलेवेंट है, ओवरहेड्स में क्या रेलेवेंट होता है, वो सारी रिवीजन करते हैं। फिलहाल तो जरा दिमाग के अंदर ले आए किस किस तरह के सवाल टेस्ट हुआ करते थे, ठीक है ना। तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, ये 3 चीजें तो हमारे असूल में थी। मटीरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, ये ओवरहेड्स का। और तीसरा फिक्स कॉस्ट। ये मैंने जो हेडिंग्स बनाकर किया था, ये अभी आपके लिए दोबारा मैंने कॉपी किए हुए हैं। ओवरहेड्स है, नॉन करंट एसेट्स है, मटीरियल है, लेबर है, ये सारे असूल हमने ये सारे लिखे मैं वहीं से कॉपी करके लाया हूं, ठीक है ना। अदर रेलेवेंट कॉस्ट इसलिए लिख दिया है कि कोई इससे हटकर भी वो सवाल में दे देता था। ये तो रूटीन की होगी ना चीजें, मटीरियल, लेबर, फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड, नॉन करंट एसेट्स, ये तो तकरीबन हर सवाल में रिपीट हो रहे होते थे। कोई इसके अलावा कोई एक आधी एडजस्टमेंट कोई डाल देता था, वो स्पेशल किस्म की भी, ठीक है, वो आ जाएगी तो उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। उसूल याद है या नहीं है? नहीं याद, मैं कह रहा हूं उसूल याद है या नहीं है। एक जनरल उसूल याद रख लो इस चैप्टर के लिए कि अगर आपकी कॉस्ट चेंज होती है डिसीजन की वजह से तो वो रेलेवेंट है, ठीक है। तो जनरल रूल क्या है जी? एक्स्ट्रा कॉस्ट बाई कह रहे हैं। जनरल रूल मैं यहां लिख देता हूं। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल फ्यूचर की हो और एक्स्ट्रा हो और कैश भी हो। ऐसे ही 3 टिक थे मेरे ख्याल से, यही 3 टिक्स थे। फ्यूचर, एक्स्ट्रा, कैश आउटफ्लो, ये जनरल रूल है। फ्यूचर, एक्स्ट्रा, कैश आउटफ्लो ड्यू टू द डिसीजन, यही जनरल रूल पढ़ाया था आपको, ठीक है। बस ये याद रखना, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब इंक्रीमेंटल, जिसको हम इंक्रीमेंटल कहते थे, जो मेंटल हुआ खर्चा होता था। तो ये जो इतने लंबे चौड़े उसूल हमने पढ़े थे, कुछ भी याद ना रह जाए ना तो ये तो याद रख लो, ठीक है। फ्यूचर की कॉस्ट हो, कैश हो और इंक्रीमेंटल हो, एक्स्ट्रा हो, ड्यू टू डिसीजन ये हो रही हो तो हमारे लिए रेलेवेंट है। रेवेन्यू भी ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर मैंने आपसे अर्ज किया 3 तरह के सवाल वो पूछ सकता है। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो रेलेवेंट इनकम भी लेनी है। रेलेवेंट एक्सपेंसेस के अंदर यही मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड्स, फिक्स एसेट की कॉस्ट रेलेवेंट लेकर आपने कोई अदर है तो वो लिख लेना है। अगर आपका इस सारी कैलकुलेशन का आंसर पॉजिटिव आता है, नेट में इनकम है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे एक्सेप्ट कर ले कंपनी कॉन्ट्रैक्ट। और अगर सब कुछ करने के बाद नेट रिजल्ट नेगेटिव है, नेट में लॉस आ गया है, तो आप कहेंगे कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी किस्म का सवाल था बिड प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताओ। अब इसमें रेवेन्यू नहीं है,
ठीक है, बल्कि इसमें इनकम सेलिंग प्राइस तो निकालनी है हमने, क्या क्या प्राइस कोट करें ये रिक्वायरमेंट आ जाती थी। इसके अंदर आपने सारी रेलेवेंट कॉस्ट यही वाली उठा लेनी, मैंने यहां से यूं करके कॉपी किया था, याद है, यहां पेस्ट किया था, यानी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज ये कि ऊपर वाला ये हिस्सा नहीं है, बल्कि ये फिगर तो हमने निकालनी है बेसिकली कि कितना रेवेन्यू आना है इससे, वो प्रॉफिट ऐड करके, ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट वही रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड, नॉन करंट एसेट, अदर रेलेवेंट कॉस्ट, सब मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब ये टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आई है, उसके बाद आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बिड प्राइस बतानी होती थी, ये टोटल होती थी। सवाल में वो पूछ ले पर यूनिट, तो पर यूनिट का एक स्टेप और आगे कर लेते थे, जितना इस ऑर्डर के यूनिट्स हैं, जो कॉस्ट आई है उसको, ये जो प्राइस आई है उसको डिवाइड करें यूनिट से, तो पर यूनिट भी आ जाता था, ठीक है। सेल प्राइस या बिड प्राइस टू बी कोटेड फॉर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये होती थी। लेकिन कभी कभी सवाल में वो यूं भी कह देता है मिनिमम बिड प्राइस बताओ। अब सीएमए का असूल ये बता रहा हूं, कॉस्ट का असूल ये है, मिनिमम बिड प्राइस का मतलब ये होता है बगैर किसी प्रॉफिट के, सिर्फ कॉस्ट की बात। वही वाला कॉपी इधर पेस्ट हुआ, लेकिन ये लाइन बीच में नहीं होगी, यहां पर रिक्वायरमेंट रुक जाती है। वही रेलेवेंट कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की, फिक्स्ड एसेट्स की, अदर रेलेवेंट कॉस्ट आ गई, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। यही है मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मिनिमम बिड प्राइस, बिलो विच कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट विल रिजल्ट इन लॉस। ऐसा होता है ना, कंपनी कहती है यार नया कस्टमर है, कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर दो, इससे बिजनेस बहुत मिल जाएगा, तो सेठ साहब कह देते हैं यार मुझे वो बात बता दो जिससे नीचे मैं कोट नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा कुछ प्रॉफिट निकाल लूं, लेकिन अगर कम से कम प्राइस मुझे बता दोगे ना, तो मुझे पता होगा कि यार इससे नीचे तो मैं जा नहीं सकता, इससे नहीं तो मुझे नुकसान है, नुकसान पे तो कोई काम नहीं करता, ब्रेक इवन पे चले जाएंगे मैक्सिमम इसलिए हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे कि यार इससे फ्यूचर में बिजनेस आना है, तो चलो ये वाला इसको जरा खुश करने के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर देते हैं, तो वो मिनिमम बिड प्राइस होती है, ठीक है। ये 3 तरह की रिक्वायरमेंट आ सकती है, कोई मसला है तो पूछे। अब ये क्या किया तुमने, वहां निकाल लिया सर, ठंडी सांस भरी है तुमने। अच्छा जी, अब सारी लड़ाई कहां पे है, रेलेवेंट इनकम, रेलेवेंट एक्सपेंस हमें चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको इन चारों मेन चीजों का बताया हुआ था अलग अलग। फिक्स्ड ओवरहेड सबसे आसान थे, फिर नॉन करंट एसेट्स का पढ़ा था, फिर मटेरियल का, फिर लेबर का। मटेरियल लेबर में थोड़ा सा मसला आता था, एंड में जाके बहुत लेंथी हो जाता था, वो रिवाइज कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। सबसे पहले ओवरहेड्स की बात करें तो फिक्स्ड ओवरहेड्स हमेशा एग्जिस्टिंग वाले इररेलेवेंट हैं और एडिशनल वाले रेलेवेंट होते हैं। एडिशनल यानी इंक्रीमेंटल, एग्जिस्टिंग क्या है, इररेलेवेंट। एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स कभी भी आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट का असूल क्या बताया अभी ऊपर, कि वो इंक्रीमेंटल है, एक्स्ट्रा है, ड्यू टू डिसीजन है। तो अगर फिक्स कॉस्ट है आपकी एग्जिस्टिंग वाली, तो वो तो ऑलरेडी है, चाहे आप ये डिसीजन ले या ना ले उस पर असर नहीं पड़ता, तो ये क्या है, इररेलेवेंट। इसके डिफरेंट नेम्स थे, एग्जिस्टिंग को एलोकेटेड, एब्जॉर्ब, अपोर्शन्ड, जनरल भी कहते हैं। जबकि फिक्स्ड ओवरहेड्स अगर एडिशनल हैं, जिनको हम उर्फ आम में इंक्रीमेंटल कहते होते हैं, तो ये आपके लिए क्या बन जाएंगे, रेलेवेंट। इसके अल्टरनेटिव नेम्स क्या थे, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं, इसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी कहते हैं, स्पेसिफिक भी कहते हैं। तो जब कभी फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके इंक्रीमेंटल हैं, एडिशनल हैं, तो वो रेलेवेंट हैं, वरना इररेलेवेंट। ये सबसे सिंपल ओवरहेड्स की थी, ठीक है ना। यादें ताज़ा हो रही हैं, ये यादें ताज़ा करा के मैंने सवाल करवाना है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, सवाल कर भी लिया आप लोगों ने, कौन सा सवाल कर लिया तुमने, रिंग वाला, तो जाओ फिर जाओ छुट्टी करो, जाओ भागो। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स ये हमेशा ही रेलेवेंट है, क्योंकि ये होते ही इंक्रीमेंटल है, जितने प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे उतने ये बढ़ते चले जाएंगे। याद आया। अच्छा, ये गलत है, मैंने पहले ये ओपन कर लिया, पहले आपसे पूछना चाहिए था क्या होता था। अगला उसूल मैंने पढ़ाया था आपको नॉन करंट एसेट्स के बारे में, क्या क्या था उसके अंदर, कुछ याद आता है? या नॉन करंट एसेट हमारे पास एग्जिस्टिंग है, या हम नया खरीदेंगे, या हम किराए पे लेंगे। अगर तो एग्जिस्टिंग है तो उसकी कॉस्ट, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इररेलेवेंट। हाँ, अगर उसकी कुछ स्क्रैप वैल्यू दे दे कि जी उसके मार्केट वैल्यू में लॉस आ जाना है जी, इस कॉन्ट्रैक्ट पर यूज करें, तो वो यूज कर लेते थे। मैंने लिखा हुआ आगे वो बताता हूं, लेकिन पहले जबानी दिमाग में तो चलाए ना, ठीक है। और डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू हम ले लेते होते थे, ठीक है। या फिर वो यूं भी कह देता होता था कि हमारा ये जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, अगर रिप्लेसमेंट प्लांट बाजार से लेने जाए तो इतने का मिल सकता है, इस तरह की बात। सर वो परचेज के अंदर था, परचेज करने जाएं तो न्यू फिक्स एसेट की
डेप्रिसिएशन जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है, लेकिन आई कैप हमेशा ही करता है, नया फिक्स एसेट जब भी आता है उसकी डेप्रिसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन वाली वो रेलेवेंट कॉस्ट हो जाती है। अभी बताता हूँ, ठीक है। हालांकि वो है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों करता है। बहरहाल हम भी उसको फॉलो करते हैं और हम भी यही कर लेते होते हैं, ठीक है। और अगर आपने रेंट पर लिया है वो तो सुकून है, ठीक है, जितना किराया पे किया वो रेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स के ये 3 पॉसिबल ऑप्शंस होते थे, ये भी मैं वहीं से कॉपी करके लाया। एग्जिस्टिंग एसेट यूज हो रहा है तो ओरिजिनल कॉस्ट, एक्यूमुलेशन, बुक वैल्यू हमेशा इररेलेवेंट। अगर आपने 2 चीजें कर सकता है वो, या वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेस्ट कर लेगा इसमें से। क्या मतलब, एग्जिस्टिंग की ये चीजें तो इररेलेवेंट है, लेकिन वो यूं कह सकता है कि जी आपके इस वक्त इस प्लांट की मार्केट वैल्यू है ₹1,00,000, ठीक है, 2 लाख रुपए, और अगर आप इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू रह जाएगी ₹50,000। तो आप कहोगे इसका मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इसकी मार्केट वैल्यू में कितना फॉल आ रहा है, 150 का, तो ये रेलेवेंट है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट लॉस्ट, या ऐसे भी वो कह सकता है ये लोअर ऑफ ऊपर स्क्रैप वैल्यू ऑफ फोरगॉन, नहीं कॉस्ट तो लोअर ही होती है, लेकिन मैं ऊपर लिखूं या ना लिखूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको हटा दें जरा, फिलहाल हटाकर देखते हैं जरा, फिर मिटाकर भी देख लेंगे, हटाकर देखेंगे फिर मिटाकर देखेंगे। जी बेटा, ये पॉसिबिलिटीज हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एग्जिस्टिंग की दे देगा, कैसे, फॉल इन मार्केट वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन। यूं भी हो सकता है वो कह सकता है कि ये हमारा प्लांट पड़ा है, फॉल नहीं कह रहा बल्कि यूं कह रहा है ये हमारा प्लांट पड़ा है, ये अभी बाजार में ₹1,00,000 का बिकता है, अगर इस प्रोजेक्ट पे यूज कर लेंगे तो फिर ये नहीं बिकेगा, तो ये ₹1,00,000 रेलेवेंट हो गया। स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन या फिर फॉल इन मार्केट वैल्यू तो आ गया ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारी इसकी एग्जांपल्स है ना बेसिकली। फॉल इन मार्केट वैल्यू कह दे, स्क्रैप वैल्यू कह दे, रेंटल इनकम फॉरगॉन भी हो सकती है। भाई हमारी फैक्ट्री है, हमारा प्लांट है, इस प्रोजेक्ट पे यूज करेंगे तो किराए पे नहीं दे सकते, वैसे किराए पे दे रहे थे, तो फिर रेलेवेंट क्या हो गया। तो एक पहली चीज, ये लोअर ऑफ को छोड़ें, ये इसको हटा दें, ये ज्यादा बेहतर है कि हम इसको इस तरह से करें। 2 ही ऑप्शन है, नहीं, वो पे अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं तो वो आपका जनरल असूल है, वो यहां पे कंफ्यूज जरा कर रहा है मुझे। जनरल असूल क्या है, जनरल असूल डिसीजन मेकिंग का क्या है, 2 कॉस्ट्स हैं तो कौन सी उठाओगे, लोअर, और 2 रेवेन्यूज हैं, 2 इनकम से कौन सी उठाओगे, हायर। वो जनरल रूल है, उसको साइड पे रखो, यहां पे नहीं लगाते, ऐसे कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। फिक्स एसेट अगर हमारा एग्जिस्टिंग है तो उसकी एग्जिस्टिंग फिक्स एसेट की कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन, बुक वैल्यू इररेलेवेंट। क्या रेलेवेंट हो सकती है, 2 चीजें वो टेस्ट कर सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा परचेज कॉस्ट, ठीक है, ये 2 चीजें दे सकता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में किस किस तरह से वो टेस्ट मारता है, वो कह देगा आपको कि जी इसकी इस वक्त मार्केट में ये हम ₹1,00,000 का बेच सकते हैं, प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करेंगे तो ये पैसे जाते रहेंगे। स्क्रैप वैल्यू फॉरगॉन, तो हमारी रेलेवेंट क्या है, स्क्रैप वैल्यू जो फॉरगो हो गई। या वो यूं भी कह सकता है फॉल इन मार्केट वैल्यू आ जाता है, ये मैंने एग्जांपल बताई थी फाल के अंदर, ठीक है ना, तो सही है। तो आपको फॉल इन मार्केट वैल्यू को ले लेना है एज अ रेलेवेंट कॉस्ट। या वो यूं कह सकता है अगर हम इसको प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल ना करें तो किराए पे दे देंगे, तो किराए पे जो देना है प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करेंगे तो वो किराए पे नहीं दे सकते, तो रेंटल इनकम फॉरगॉन, ये भी क्या है, तो एक क्या कॉन्सेप्ट है, करंट एसेट की अपॉर्चुनिटी, करंट एग्जिस्टिंग एसेट है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट है। वो इन 3 तरह से हमने देखा था सवालों के अंदर, चौथी कोई चीज थी नहीं, तो इन 3 में कवर हो जाता है ये, ठीक है। या फिर वो यूं कह देता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देने की बजाय यूं कह देगा कि एग्जिस्टिंग एसेट जो है हमारे पास ₹1,00,000 का है, और परचेज कॉस्ट जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है बेसिकली इसी तरह के एसेट की जो है वो हमारे लिए इतनी है, मतलब ₹1,00,000 का हमारे पास ये एसेट पड़ा है और इसी तरह का एक एसेट हमें 50,000 का बाजार से मिल जाएगा, तो 50,000 हमारे लिए क्या हो जाती थी, फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट बन जाती थी, ठीक है, सही है। तो ये 2 ही चीजें हैं। उसके बाद ये तो हो गया एग्जिस्टिंग। नया एसेट अगर लाइव सवाल में दे दे तो डेफिनेट एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन वाली रेलेवेंट, आईकेप की ज्यादती, और नहीं देगा तो दूसरा काम करेगा, फॉल इन मार्केट वैल्यू। यहां भी कर सकता था एग्जिस्टिंग के बारे में भी, यहां भी कर सकता है न्यू के बारे में। जब पढ़ाया था तो ये थोड़ा सा इस तरह से कंफ्यूज करता था, लेकिन आज नहीं करेगा क्योंकि अब आप बहुत सफर तय करके यहां पे पहुंचे हुए, ठीक है ना। तो फॉल इन मार्केट वैल्यू एग्जिस्टिंग की भी है तो रेलेवेंट है, न्यू की भी है तो रेलेवेंट है। हाँ, न्यू के अंदर अगर वो लाइव दे दे तो स्ट्रेट लाइन वाली डेप्रिसिएशन रेलेवेंट हो जाती है एज पर आईकेप सॉल्यूशंस, तो हम भी इसको कर देते हैं। वैसे होना नहीं चाहिए उसूली तौर पे, कोई पूछे तो यही कहना कि उसूली तौर पे तो नहीं होना चाहिए, आईकेप करता है तो हम भी कर लेते हैं, ठीक है।
और आखिरी क्या है, एसिड को हमने एक्वायर करना है रेंट पे, लीज, हायर, रेंट इस तरह लिखा होता था। तो रेंटल एक्सपेंस या हायर चार्जेस क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आगे कहानियां फिर जैसे सवाल बढ़ेगा वैसे होता जाएगा। समझ में आती है बात? फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये इतनी सी बात ही है। नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, एग्जिस्टिंग, न्यू, और एग्जिस्टिंग भी नहीं है, नया भी खरीदा नहीं है, किराए पे लेना है। और हो सकता है ऐसा भी कर दे वो ये दो ऑप्शन सवाल में इकट्ठे कर दे, तो दोनों की रेलेवेंट कॉस्ट निकाल के फिर जनरल रूल, लोअर लेना है कॉस्ट दो अगर हो तो लोअर की तरफ जाना है, और रेवेन्यू या इनकम दो हो तो हायर की तरफ। वो जनरल रूल है हमारी रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स का, कि कॉस्ट के केस में हम लोअर की तरफ जाते हैं, अक्लमंद बंदा यही करता है ना, और इनकम के केस में, रेवेन्यू केस में हायर की तरफ जाएंगे। ओके, तो अब सवाल जब आएंगे ना आपको तो मिक्स होगा, वो ये दोनों चीजें बता देगा। खरीदे तो इतने का आता है, किराए पे आए तो इतने का। किराए में कभी कभी दो कर देता है, एक किराए की ऑप्शन ये है, दूसरे किराए की ये है, तो आपने जितने ऑप्शन है उनकी कॉस्ट निकालनी है, जो लोअर है कॉस्ट के केस में वो रेलेवेंट। और ठीक है, और सवाल टू सवाल वेरी करेगा, कोई मसला। पढ़ी हुई चीज में क्या मतलब होना है, आपकी क्लास के बने हुए फॉर्मेट्स हैं, मैं तो करूं बना के नहीं लिया, मैंने तो उठा के इधर रखे हैं, इसीलिए मैंने इसीलिए वो चेंज भी नहीं किया। ये लिख सकता था खुद क्लास के अंदर, इतनी देर बोला उतनी देर लिखता, समझ आ जाता, लेकिन इसलिए मैंने वो कॉपी पेस्ट किया कि आपको याद आए कि हाँ ये तो बिल्कुल हमारी क्लास का बना है, कोई नई चीज नहीं कर रहे हम। ठीक है, बस समराइज कर रहे हैं चीजों को। मटीरियल, हाँ इधर लड़ाई पड़ी थी, पानीपत की पहली जंग यहां छिड़ी थी। ठीक है जी, नजर आ रहा है? लो जी, मटेरियल या तो हम इंटरनली प्रोड्यूस करते हैं या हम आउटसाइड से परचेज करते हैं। अगर इंटरनली प्रोड्यूस करेंगे, ये मैंने कुछ चीजें ऐड भी की हैं, देख रहे हो ना, ये सीधे लैपटॉप पे लिखी हुई चीजें नजर आ रही होंगी आपको, ये आपकी क्लास का लिखा हुआ है, ये मैंने ऐड किया था कल, ठीक है ना, कल परसों जब मैं बैठा हुआ देख रहा था इसको। ठीक है, तो अगर आप इंटरनली प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इन हाउस, तो प्रोड्यूस इट, प्रोड्यूस बाय ऑर्गेनाइजेशन तो प्रोड्यूस कर लो, हाँ से ठीक है। मटेरियल चाहिए, हम इन हाउस प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोड्यूस कर लो। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। इतना क्लास में लिखा था मैंने, फिर सवालों के अंदर कहीं ना कहीं आया होगा, लेकिन यहां पे जरा समरी में आ जाए तो सादा बात क्या होगा जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड तो आने ही आने हैं, एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी आएगी यहां पे। टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की लेनी है हमने, प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट लेनी है, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, एट्रीब्यूटेबल 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 कौन सी वाली है, इंक्रीमेंटल, एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, ये ना ओ मैं वो क्या वो जी, ठीक है। तो एट्रीब्यूटेबल होती है हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है ना, फिक्स कॉस्ट तो रेलेवेंट है। तस्वीर एक ही बार बना लेना, फिलहाल समझ लो, ठीक है। ये तो होगी बात, कहानी हो गई अगर हम खुद बनाते हैं, और अगर हम खरीदते हैं तो यहां पे सही फिर रोड़ा पड़ा हुआ था। खरीदते हैं और मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो जाओ फिर खरीद लो, परचेज फ्रॉम सप्लायर। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, परचेज कॉस्ट। खरीदते हैं और अवेलेबल है लेकिन रेगुलर यूज हो रहा है तो फिर जाओ नया खरीद के लाओ, रेगुलर वाले को ना छेड़ना। रेगुलर यूज में भी है तो परचेज करो आउटसाइड से। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, करंट परचेज। यहां तक कोई मसला नहीं है, मसला शुरू होता था यहां पे, मटेरियल अवेलेबल भी है लेकिन रेगुलरली यूज नहीं होता। अब ये एक स्पेशल केस है जिसको थोड़ा सा समझना है, वरना बाकी सब सिंपल था। खुद बनाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, खरीदते हैं, मटेरियल स्टॉक में नहीं पड़ा, जाओ खरीदो, पड़ा है लेकिन रेगुलर यूज हो रहा है, जाओ खरीदो, पड़ा है और रेगुलर यूज में नहीं है। तो इसके आगे फिर तीन सिचुएशंस बनती, तीन थी चार थी, चार है, चार बनती थी, मैंने भी भूल जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी आपको भी कोई भूल जाएगा। भूलेगा ये कि ये कोई भूलेगा क्या, भूलेगा ये कि कौन से चार थे, मतलब कोई लिस्ट बनवाए तो, लेकिन सवाल में जब आएगा तो नहीं भूलेगा, तो आपको पता होगा कि हाँ उसे सारा डाटा दे देना। ये तो हमने क्या किया हुआ है, ये तो हमने केस बनाकर लिखी हुई है ना सामने, तो चार केस लिखना तो भूल सकता है लेकिन सवाल में इनमें से कोई भी आएगा वो आपको आता है, ठीक है। अच्छा जी, मटेरियल स्टॉक में है और रेगुलरली यूज नहीं हो रहा तो फिर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करो ना भाई, यूज इट ऑन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे इस मटेरियल के बारे में जब यूज करना है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेनी है। अगर ये जो वेला पड़ा हुआ मटेरियल है, अगर ये स्क्रैप के तौर पे भी नहीं बिक सकता, वेला ही है, बस बिल्कुल ही वेला है हर तरफ से, तो रेलेवेंट कॉस्ट कोई नहीं है, बचत होगी, मटेरियल यूज कर लेंगे। बात तो फिर मैंने अब एंड तक पूरी करनी, पूछ लो सर। यहाँ पे ना
सवाल के अंदर स्क्रैप वैल्यू दी होती है, वो इधर आ जाएगा, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ही क्या है? स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है। वो बस उसने दी होती है, बताया तो बात तो यही मतलब होता है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है? बिक सकता है। स्क्रैप वैल्यू देने का मतलब क्या है? कि स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है। वो कहना जरूरी नहीं है फिर उसके लिए, ये इतना कहना काफी है कि स्क्रैप वैल्यू इतनी है। इसमें क्या बात है? ये मैंने उसको भी बताया था जब सवाल के अंदर आया था ना, एक दो सवालों में आया था, सिर्फ लिखा हुआ था स्क्रैप वैल्यू इतनी है। तो आपने दूसरा भी किसी बच्चे ने पूछा था कि स्क्रैप वैल्यू तो दी हुई है लेकिन ये तो नहीं लिखा हुआ कि सोल्ड एज स्क्रैप हो सकता है। मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि स्क्रैप वैल्यू देने का मतलब ये है कि सोल्ड एज स्क्रैप हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों सिंपल है। पहली बात, प्रोड्यूस करते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट लो। दूसरी बात, परचेज करते हो और स्टॉक में नहीं पड़ा तो बाहर से खरीदो, परचेज कॉस्ट रेलेवेंट। परचेज तो आउटसाइड करते हो, स्टॉक में पड़ा है लेकिन रेगुलर यूज में है तो फिर भी बाहर से जाके खरीदो, परचेज कॉस्ट। पड़ा है, रेगुलर यूज में नहीं है, तो पहली बात स्क्रैप के तौर पे भी नहीं बिक सकता। मुफ्त मटेरियल मिल गया, स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है, तो फिर स्क्रैप ऑर्गन ये इसके लिए रेलेवेंट। और पड़ा है, यूज भी नहीं हो रहा, स्क्रैप के तौर पे क्या बिकना था, इसको टिकाने लगाने के लिए उल्टा खर्चा करना पड़ता है। ये कोई ऐसा खतरनाक केमिकल है कि जिसको जमीन खोद के कहीं दफनाना पड़ेगा और बहुत सारा खर्चा आता है। तो ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ था, ऐसा खतरनाक केमिकल पड़ा हुआ था, ये वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो सकता है। तो ये तो उल्टा खुशियां हैं, आपको डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा बल्कि ये वाले पैसे आपको बच गए। तो ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, इसके लिए रेलेवेंट सेविंग इन डिस्पोजल यानी रेलेवेंट इनकम हो जाएगी। सेविंग इन एक्सपेंस का मतलब क्या है? इनकम। ठीक हो गया। और लास्ट जो सबसे फेवरेट था आपका, वो क्या था? वो जो हर सवाल में भी गुस्सा होता है, आज वाले सवाल में भी है, मॉडिफिकेशन। हाँ जी, पड़ा है, रेगुलरली यूज नहीं हो रहा है, अल्टरनेटिवली यूज हो सकता है किसी और मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करते थे फिर? कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप, यही आप आई को पसंद है, कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप और कैन बी मॉडिफाइड, कैन बी यूज्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो इसमें रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? हायर बेनिफिट फॉरगॉन। क्या मतलब? आप बेच सकते थे 100 रुपए का और दूसरे किसी और मटेरियल की जगह यूज कर सकते थे, तो वो 120 रुपए बचा लेता। तो आपने 4 को क्या किया? सेविंग है ना, सेविंग है लाइक इनकम, तो हायर की तरफ जाएंगे। क्या 4 को किया आपने? 120, वो आपके लिए रेलेवेंट इनकम है अगर आप इस मटेरियल को यहां यूज करते हैं। तो इसको भी जी सोल्ड एज स्क्रैप, हम सोल्ड कर सकते थे एज स्क्रैप लेकिन स्क्रैप नहीं किया। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कितनी बोली आपने? बोलने फिक्र 100 रुपए का बिक सकता था, नहीं बेचा, ये फोरगो की, ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होती अगर अगली बात ना की होती। अब आगे वो कहता है स्क्रैप के तौर पे बेचे तो 100 का बिकता है लेकिन हमारा एक मटेरियल है डी, उस मटेरियल की जगह पर जो कहीं और यूज होना है ये वाला यूज कर सकते हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद। हमने कहा फिर? कहता है अगर आप वो मटेरियल डी बाजार से खरीदे ना तो वो आपको 150 का मिलेगा। ये जो पड़ा हुआ है ना, ये वाला मटेरियल, इसको आप 30 रुपए की मॉडिफिकेशन कॉस्ट लगाए ना तो ये 120 रुपए का जो है ना, 120 रुपए का जो है वो आपको पड़ेगा। क्या पड़ेगा? यानी ये सेविंग हो गई ना। आप बाहर से खरीदते मटेरियल डी तो 150 का मिलता। और बोलो, आपने ये मटेरियल यूज करके थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इसको डी की जगह इस्तेमाल करना है तो आपको नेट में सेविंग कितनी हुई? 150 का खरीदना था, वो बचत होगी लेकिन 30 लाख भी तो गए ना, तो नेट सेविंग कितनी होगी? 120। अब मुझे बताओ, अब आपकी एक सेविंग आपने क्या फोरगो किया? स्क्रैप वैल्यू फोरगो की। इसको यूं ना सोचा करो, यूं सोचा करो। पहली बात, इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दो। मुझे बताओ, अगर आपके सामने सिर्फ ये सिचुएशन हो, आपके पास एक मटेरियल पड़ा है जिसको आप एज ए स्क्रैप बेच सकते हैं 100 रुपए का, या आप उसको मॉडिफाई करके अपने किसी और मटेरियल की जगह यूज कर सकते हैं जिससे आपको 120 की बचत आएगी। तो क्या स्क्रैप के तौर पे बेचोगे जब 120 की बचत लोगे? अब 120 की बचत क्या है? ये हायर आपने यहां से सिलेक्ट कर लिया, ये जी हमारे लिए रेलेवेंट, ये हमारे लिए क्या है? ये हम करेंगे। अब ये नहीं कर रहे, वो कहता है इसको इस रेलेवेंट इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लो। तो फिर मैंने क्या फोरगो किया? 100 या 120? 120। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा हायर बेनिफिट फॉरगॉन। इसको मैंने क्लास में नहीं लिखवाया था तो यहां पे इसलिए मैंने ये भी कल लिख लिया था आपके लिए, छोटी सी एग्जांपल। ठीक है, ये जी पूरी कहानी है, इसको जरा तसल्ली से देख लें। आप कोई मसला है तो पूछ लें। ठीक है, एक बार आखिरी बात, प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट ले लें, परचेज कर रहे हैं मटेरियल में स्टॉक में नहीं है तो बाजार से खरीदें, परचेज कॉस्ट रेलेवेंट। स्टॉक में है लेकिन रेगुलर यूज में, तब भी बाजार से खरीदें, परचेज कॉस्ट
अवेलेबल स्टॉक में है और रेगुलर यूज नहीं हो रहा, स्क्रैप के तौर से सिर्फ बिक ही नहीं सकता, वेला पड़ा है, तो मुफ्त में यूज कर लो, इसमें बचत हो गई। स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, स्क्रैप वैल्यू फोरगोन। स्क्रैप के तौर पे भी बिक सकता है और किसी और की जगह यूज भी हो सकता है, तो हायर बेनिफिट फोरगोन ले लो। और बिकना क्या है, उल्टा डिस्पोज करने पे कॉस्ट लगनी है, तो अगर इधर यूज कर लिया तो मौजें लग जाएंगी। तो ये सेविंग, ये इनकम, ये आपको मिली है, ये फोरगोन नहीं हुई, ये कॉस्ट नहीं है, यहां पर इनकम है कि ये अगर मटेरियल पड़ा ही रहता तो डिस्पोज करना पड़ता। हुकूमत ने कहा हुआ था कि डिस्पोज करो, हमने इसको स्टॉक इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लिया, तो वो डिस्पोजल कॉस्ट हमारी बच गई। ये जरा कम ही आता है, ये जरा ज्यादा फेवरेट है आईकैप का, यहां पे आके बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका तरीका वही है जो मैंने समझा दिया कि आप छोड़ो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। पहले आप ये सोचो, अगर मेरे पास एक मटेरियल पड़ा हो, स्क्रैप में 100 रुपए का बिकता हो और मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अपने किसी और मटेरियल की जगह यूज कर लूं, तो मुझे 120 रुपए बचे, तो मैं क्या करूंगा, बेचूंगा या यूज करूंगा। तो इसका मतलब 120 रुपया मेरी चाहत होगी कि मैं बचाऊं। अब अगर इस मटेरियल को मैंने इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लिया तो इसका मतलब मैंने 120 फोरगो किया, 100 नहीं, ठीक है, समझ आती है बात की। तो कमी बेशी जो थी ना, अब जाहिर है रिवीजन क्लास के अंदर वो पूरी होनी चाहिए, अब हल्की फुल्की जो उस वक्त नहीं समझ आती थी बात। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ज़्यादा जज्बाती नहीं हो गया आज मैं पढ़ाते। चुप है जी, स्टूडेंट जी, सवाल है कोई, आगे चलें। लेबर 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 लेबर, अगर फिक्स्ड मंथली या एनुअल सैलरी देते हैं तो एग्जिस्टिंग सैलरी इररेलेवेंट, कोई एडिशनल सैलरी है तो रेलेवेंट। वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट। अगर पीस वेज रेट है आपका, उससे भी ज्यादा सिंपल, पर यूनिट रेट गिवन होगा, यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करो, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी वेजेस पेड कैलकुलेटेड एज वेजेस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल है, इसलिए आता भी नहीं, ये दोनों इसलिए आते भी नहीं है, ठीक है, वेरी सिंपल। अगर आ जाए तो भाई मंथली या एनुअल सैलरी, ये जो मैंने आपको टेबल दिखाया अभी सीवीपी वाला, उसके अंदर ये दोनों बातें लिखी हुई हैं कि फिक्स मंथली या एनुअल या वीकली बोलता है ना, वो फिक्स सैलरी होती है, ठीक है ना, वो निशानी होती है मंथली या एनुअल देने का मतलब होता है ये फिक्स है। अगर कोई एडिशनल हो तो वो रेलेवेंट है, वरना एडिशनल जो फिक्स जो नॉर्मली होती है वो तो रेलेवेंट होती नहीं, ठीक है। तो फिक्स है, एग्जिस्टिंग है इररेलेवेंट, फिक्स मंथली या एनुअल, और अगर एडिशनल पैसे दे दिए तो वो रेलेवेंट, ठीक है जी। 10,000 रुपए आपकी फिक्स सैलरी है और अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें तो आपको हम 500 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। अब ये 500 हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेलेवेंट। और अगर पीस वर्क या पीस रेट सैलरी है तो आसान है, एक यूनिट का आपको 10 रुपए देंगे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट बनाने हैं तो फिर 10 × 50 कर लो, आपकी वेजेस बन गई, ठीक है। असल मसला कहां आता है, ऑर्ली। इसमें दो केसेस थे। केस 1, लेबर के पास कैपेसिटी है, पहले जरा लेबर के पास कैपेसिटी है, अगर कैपेसिटी है तो फिर वेले बैठे हैं और फुल वेज रेट आपने कमिट किया हुआ है। आप कह रहे हैं कि जी आप चाहे काम करें, हमारी लेबर होगी, स्किल्ड होगी, हम कहीं जाए ना, हम उसको रोक के रखते हैं। आपको हमने हर हफ्ते मिसाल, हर महीने मिसाल के तौर पे आपको हमने कितने घंटे कर लें, बस पूरे महीने में, हफ्ते में होते थे 200 घंटे के पैसे आपको हमने महीने में देने ही देने हैं, चाहे आप 1 मिनट भी काम ना करो। अब स्पेयर टाइम में सारे वेले बैठे हुए थे, तो ये 200 घंटे की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, ये नील है। फुल वेज रेट कमिट किया हुआ है आइडल टाइम का, तो रेलेवेंट कॉस्ट उन स्पेयर आवर्स का क्या होगा, नील, सही है। और अगर हमने फुल वेज रेट कमिट नहीं किया, बल्कि हमने कहा है भाई देखो 200 घंटे का महीना है, अगर तुमने वेला बैठना है तो वेले घंटों का तुम्हें 60% देंगे, 40% नहीं देंगे, ठीक है। कितना देंगे, तो कमिट कितना कर लिया, 60। तो ये जो स्पेयर आवर्स निकलेंगे, इसके लिए हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, सिर्फ 40%, जो हमने अब एडिशनल देना है, बाकी तो फिक्स था, ठीक है। तो फुल वेज रेट इज कमिटेड फॉर आइडल टाइम, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, नील। और अगर फुल वेज इज पेबल फॉर आइडल बट नहीं, ये दूसरा है, रिड्यूस्ड वेज रेट इज कमिटेड फॉर आइडल टाइम, तो उसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, रिमेनिंग वेज रेट पर आवर, ठीक है। और इसके बाद एक स्पेशल केस आता है, ये समझ आता है जी सर, वो
वो लेंगे ना यूज, जिस तरह वहाँ पे वो जो 100% वाला था। हाँ, 100 घंटे उसने कहा हुआ है, उसने सिर्फ यूं लिख देना है, सिर्फ यूं लिख देना है कि जी नॉर्मल वेज रेट है 100 रुपए और 60% कमिटेड है। अब आगे जितने भी स्पेयर आवर्स पड़े हैं, मिसाल के तौर पे उसके पास सिर्फ 150 घंटे स्पेयर हैं, 50 में वो काम कर रहा है, तो इन 150 घंटों के अंदर रेट क्या होगा? 100 रुपए या 60 रुपए? न 100 न 60। 100 तो असल था, कमिट 60 किया हुआ था, तो रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? 40। सवाल में आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। वो मैं करता हूँ, वो इधर करते हैं ना, उठाते हैं उनको, अभी सर सब्र कर जो। वो स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो भी उठाएंगे ना, अभी स्पेयर कैपेसिटी जो है तो उठाना जरूरी है। वो जेड़ा काम लगा उन्होंने करन दे यार, जेड़े वेले बैठे उन्होंने लाओ। समझ आई? अभी स्पेयर कैपेसिटी है, मैं जाता हूं उधर, ठीक है। हाँ जी, स्पेयर कैपेसिटी है और फुल वेज रेट कमिटेड है आइडल आवर्स की, तो जितने आइडल आवर्स इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज होंगे उनकी रेलेवेंट कॉस्ट नील। और अगर पार्शियल वेज रेट कमिटेड है, फुल नहीं है स्पेयर आवर्स का, तो फिर जो रिमेनिंग वेज रेट है ना, जो कमिट नहीं किया हुआ, सिर्फ वो रेलेवेंट है आइडल आवर्स का, ठीक है। और अगर फुल वेज रेट तो पेएबल है, लेकिन वो बट कैन वर्क इन प्लेस ऑफ अदर वर्कर्स, लेकिन वो कहीं और भी काम कर सकते हैं। ये सिचुएशन है, असल में ये सिचुएशन है। क्या? फुल वेज रेट कमिट किया हुआ था, 200 घंटे वो वेले बैठे हुए थे, तो उनकी रेलेवेंट कॉस्ट नील थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये बता दिया कि जी ये ना असल में दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर सेमी स्किल्ड की जगह पे, ये स्किल्ड है मिसाल के तौर पे, सेमी स्किल्ड की जगह पे भी काम कर सकते हैं। हमने कहा हो इसका मतलब फिर इनकी रेलेवेंट कॉस्ट स्किल्ड वाली ना सही, सेमी स्किल्ड वाली तो है ना, कि अगर वहां पर ये काम ना करें तो इनका टाइम बच जाएगा। मतलब ये अगर वहां काम करेंगे तो वो वाले हमें सेमी स्किल्ड नहीं लाने पड़ेंगे। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या आ जाती है? अगर फुल वेज रेट कमिटेड है लेकिन वो कहीं और काम कर सकते हैं, तो जहां और काम कर सकते हैं वो वाली कॉस्ट रेलेवेंट हो जाएगी, अपने वाली तो नहीं है क्योंकि कमिटेड है, ठीक है। तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई? हायरिंग कॉस्ट ऑफ दैट अदर लेबर। इसमें से आईकैप को ये पसंद है, ये ही टेस्ट करता है ज्यादा, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन इसका भी हमने किया हुआ है, मैंने छोटे छोटे सवाल बनाए थे ना, वो 24 सवाल बड़े अच्छे सवाल हैं, वो आपने एक सिटिंग में बैठ के कर लेने हैं। वो घंटा डेढ़, मैक्सिमम घंटा लगेगा, डेढ़ भी नहीं लगना। उसके अंदर जो है ना आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं फटाफट, ठीक है ना। घंटा ही लगता है, कितना लगता है? 2 घंटे लगाए थे, चलो 1.25 घंटे लगते हैं। सचमुच में या शुगर लगा रहे हो मेरे से? शक्ल से तो क्या लग रहा है? अच्छा, यहां तक को मसला। अगर स्पेयर टाइम है तो 3 सिचुएशंस हैं, या तो उन्होंने फुल टाइम कमिट किया हुआ है तो कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं, फुल टाइम कमिट किया हुआ है लेकिन वो वेले नहीं रहते, वो कहीं और भी काम कर सकते, तो जहां और काम कर सकते हैं वो वाली कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट। फुल टाइम कमिट तो किया हुआ है, नहीं रिड्यूस टाइम कमिट किए, रिड्यूस वेज रेट कमिट किया हुआ है, तो जो कमिट किया हुआ वो रेलेवेंट नहीं है, जो बकाया होगा वो रेलेवेंट होगा। नॉर्मली ये टेस्ट करता है आईकैप, पसंद ये आईकैप को। यहां तक को मसला। बोलो स्पेयर टाइम अवेलेबल था, तभी ये बात आई कि कमिटेड है तो कोई रेलेवेंट कॉस्ट नहीं, कुछ कमिटेड है तो रिमेनिंग रेलेवेंट, कमिटेड है लेकिन वेले स्पेयर हैं तो फिर उनकी असल वाली वेज रेट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो जहां कहीं और काम करके वो बचत कर सकते थे, वो बचत जो है हमारे लिए क्या हो जाएगी? रेलेवेंट। यहां तक को मसला। बोलो अब आती है बारी, यहां भी आईकैप का फेवरेट है ना, वो ये वाला फेवरेट है आईकैप का, ठीक है। खैर स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है, स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है तो बाहर जाकर देखो इस तरह का काम करने वाले लेबर और मौजूद है। अगर मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से उनको पकड़ लो, हायरिंग कॉस्ट ही रेलेवेंट कॉस्ट। आपकी एग्जिस्टिंग लेबर के पास 1 मिनट फारिग नहीं है भाई, एंड वाले भाई, मुझे पता है आपने 1.25 घंटे में ये सवाल कर लिए हैं तो आपकी तो रिवीजन होगी अच्छी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब ये आखिरी चीज़ रह गई, उसके बाद मैंने सवाल पे जाना है, ठीक है जी। लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, 1 मिनट फारिग नहीं है। हमने कहा जी बाजार से मिल तो जाते हैं 150 रुपये पर आवर के हिसाब से, तो फिर जाओ बाजार से और जितने घंटे चाहिए 150 रुपये पर आवर के हिसाब से खरीद लाओ। तो अगर लेबर के पास कैपेसिटी नहीं है, हायर न्यू लेबर कर सकते हैं फ्रॉम, कैन हायर लिखना चाहिए था, कैन हायर न्यू लेबर फ्रॉम आउटसाइड फॉर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई? हायरिंग कॉस्ट ऑफ न्यू लेबर। मैं यूं लिख लेता हूं, कैन हायर, कैन बी हायर्ड। अच्छा कैन हायर सही है। अच्छा उसके बाद लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, बाहर से हायर नहीं कर सकते होंगे, तभी ओवर टाइम की बात आ रही है। तो बाहर से हायर नहीं कर सकते थे, ओवर टाइम वर्कर को दे रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है बाहर से भी हायर कर सकते हैं
ओवर टाइम भी है, लेकिन हो सकता है बाहर वाले जो है वो महंगे पड़ रहे हैं, ओवर टाइम सस्ता पड़ रहा हो, तो दो भी आ सकते हैं ऑप्शंस। तो आपने लोअर की तरफ जाना है, लेकिन फिलहाल यूं ही अज्यूम करो सिंपल रख के। टाइम अवेलेबल नहीं है एग्जिस्टिंग लेबर के पास, बाहर से जाकर ले लो, हायरिंग कॉस्ट। टाइम अवेलेबल नहीं है, ऐसे स्पेशल लोग हैं बाहर से भी नहीं मिलते, लेकिन वो तैयार हो गए हैं, हम ओवर टाइम 150 गुना पे, 100 रुपए नहीं 150 रुपए पर आवर के हिसाब से हम आपको ये काम कर देंगे। जाहिर है बाल बच्चों से दूर शाम को भी काम करना है तो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। तो अगर ओवर टाइम इज वर्कड बाय एग्जिस्टिंग लेबर ऑन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? ओवर टाइम पेमेंट टू लेबर, नॉर्मल रेट में ओवर टाइम प्रीमियम ऐड करके। याद आ रही है बातें? और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है नहीं है, ठीक है, और हमने उनसे कहा, हम बाहर गए, ऐसा कब ऐसे माहिर लोग बाहर मौजूद ही नहीं थे, हमने उनसे कहा ओवर टाइम करोगे? सॉरी, हम फैमिली के कमिटमेंट के ऊपर, हमारे फैमिली के साथ भी कमिटमेंट है, हम ये 5 बजे के बाद काम नहीं कर सकते, हमारी तरफ से माजरत है, हम 1 मिनट भी ऊपर काम नहीं करेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलता है या नहीं मिलता, हमारी बिला से जाए वो भाड़ में कॉन्ट्रैक्ट, हम 5 बजे के बाद काम नहीं करेंगे। ये सिचुएशन आ गई, ओवर टाइम से निकल गए, तो लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, कैन नॉट वर्क ओवर टाइम, सो ट्रांसफर फ्रॉम। हमने कहा अच्छा ठीक है, तुम 5 बजे तक ही काम करो। वो जो दूसरा ऑर्डर नहीं कर रहे थे, वो एक टेस्ट में भी ACCA वाला सवाल दिया था, आईके की किताब के अंदर भी है वो मौजूद, ठीक है ना, उसमें भी ऐसे ही था, ठीक है। तो क्या करो, अब ये जो काम कर रहे हो ना, इससे हटाओ और हट के इस काम पे लग जाओ। अब एक तो इनको जो हम वेज दे रहे हैं पर आवर, वो तो रेलेवेंट है ही, क्योंकि अब इनका ये घंटा इधर ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन जो काम वहां कर रहे थे अब वो तो नहीं करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन फॉरगोन ऑफ दैट प्रोडक्ट भी ऐड करना है। तो वेजेस पर आवर का रेट प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगोन ऑफ एग्जिस्टिंग टास्क, लेकिन पर आवर। अब इसके लिए मैंने छोटी सी एग्जांपल्स बना ली थी, ये तो पहले से बनाई थी जब कभी करवाया था, ये मैंने कल बना दी, ठीक है। स्पेशल ऑर्डर रिक्वायर्स 12 घंटे, ओवर टाइम विल बी पेड एट नॉर्मल प्लस 50% ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल वेज रेट है 100 रुपए, तो रेलेवेंट कॉस्ट कितनी होगी? 12 रुपए। 12 रुपए क्या है? 12 आवर्स हैं, अच्छा तो रुपीस 12 तो गलत लिखा हुआ है ना, सही करा लो, शुक्र है आप लोग ये असल वाले में गलत लिखा हुआ है, वहीं से कॉपी करके लाए हूं। 12 आवर्स इंटू 100 रुपए नॉर्मल है, 50 रुपए क्या है? 50% ऑफ 100 प्रीमियम, तो 150 रुपए पर आवर बनता है, तो 12 इंटू 150 रुपए 1800 हमारी क्या बन गई? रेलेवेंट कॉस्ट। ये कब सिचुएशन होगी? जब स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है और बाहर से भी नहीं मिल रहे होंगे, लिखा होगा सवाल में ओवर टाइम। अच्छा ये ना अब सवाल में खामखा लकीर के फकीर ना बना करो, लाइन के बैगर्स। सवाल में उसने नहीं लिखा बाहर से मिलेगी, सवाल में उसने ओवर टाइम दे दिया, तो मतलब यही है ना कि उसके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, फुली एम्प्लॉय लिखा होगा, फुली यूटिलाइज्ड है। कैन वर्क ओवर टाइम का मतलब क्या है? बाहरों नहीं लब रहे भाई, बाहर से नहीं मिल रहे, ओवर टाइम कर सकते हैं, तभी उसने डाटा दिया है। बिल्कुल लकीर के फकीर नहीं बनना कि ये वाली कहानी ऐसे पूरी हो रही हो, मतलब यही होता है। क्यों? स्पेयर कैपेसिटी नहीं है और सवाल में ओवर टाइम देने का मतलब यही है कि बाहर से नहीं मिल रहे, तभी तो ओवर टाइम पे इनको राजी किया महंगे दामों। अगर बाहर से 100 रुपए अगर मिल जाते तो इन्हीं से काम करवाते, बाहर वालों से इनको क्यों लगाते? ठीक है, तो ओवर टाइम लेबर पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी, ओवर टाइम कर सकते थे, तो ओवर टाइम की कॉस्ट क्या आ गई? ये जितने घंटे काम करना है, ठीक है, ओवर टाइम कर रहे हैं ना, किसी और जगह से निकाल के तो नहीं कर रहे कि वहां कंट्रीब्यूशन लॉस लें, ओवर टाइम है, बस 12 घंटे इधर चाहिए थे, 150 रुपए के साथ इनको पे कर दो, ये चीज बनवा लो इस कॉन्ट्रैक्ट की, रेलेवेंट कॉस्ट। और अगर टाइम भी नहीं था और वो ओवर टाइम पे राजी भी नहीं थे, तो हमने क्या कहा था? ट्रांसफर कॉस्ट। ये मैंने हर सवाल के अंदर भी लिखा था हेडिंग देकर, वो जो 24 सवाल है उनके अंदर, ठीक है ना, क्या क्या लफ्ज लिखते थे? डाइवर्जन कॉस्ट, ट्रांसफर कॉस्ट से डाइवर्जन कॉस्ट लिखते थे हम, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है? वेजेस प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगोन, ठीक है। अब ये करना कैसे है? कंट्रीब्यूशन फॉरगोन पर यूनिट नहीं लेना, पर आवर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर रेट भी क्या है? पर आवर। अल्लाह अनलेस के रेट पर यूनिट हो, वो अलग बात है, वैसे होता नहीं, यही वाले सवाल आते हैं, पर यूनिट वाला पीस रेट तो आता ही नहीं, ठीक है। अब इधर देखो एग्जांपल, 100 रुपए की चीज बिकती है और ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 100 है। अब मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, एक यूनिट के ऊपर यहां पे लिखा भी हुआ है ₹5 पर लेबर आवर लगता है, एक लेबर आवर की कितनी कॉस्ट है? 5, और यहां पे लिखा हुआ है 250, तो 250 रुपए की लेबर कॉस्ट आ रही है, तो मतलब क्या? 250 डिवाइडेड 5 करो, 50 घंटे, 250 रुपए हैं, ये टोटल कॉस्ट है, और 5 रुपए की कॉस्ट है, कितना आता है?
और नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है 10, इसको 10 करने के लिए क्या कर लूँ 50 कर लूँ, ₹50 पर लेबर आवर कर लो। अब कितना आता है 25 कर लो। अब नीचे वाले ना बदल रहा, एक तो बदलना ही था, ठीक है, डिवाइड बाय 25 करें तो कितने आवर्स आते हैं, यानी कि एक यूनिट पर 10 लेबर आवर लगते हैं एक यूनिट पर, ऐसे ही है। अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, यहां पर क्या ले रहे हैं आप वेजेस रेट पर आवर, तो यहां पे कंट्रीब्यूशन भी क्या होना चाहिए पर आवर। तो 100 रुपए को डिवाइड कर दो 10 लेबर आवर पर यूनिट से, तो आपके पास आ जाएगा 10 रुपए पर लेबर आवर। तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होगी 25 रुपए प्लस 10 कितना 35 रुपए। तो यहां पे मैं लिख दूं जी, मैंने पूरा नहीं किया था ना इसीलिए ऐसा हो गया। रेलेवेंट कॉस्ट कितनी बनेगी जी 35 पर लेबर आवर, ये तो उसका वेज रेट था, ऐसे ही है ना, प्लस कंट्रीब्यूशन भी पर आवर हमने निकाल लिया, इसलिए पर आवर निकालते थे पर लेबर आवर। तो ये कितना आ गया जी ₹45, ये जी हमारी कॉस्ट है। ओके, लेकिन ये रेलेवेंट कॉस्ट है पर आवर, रुपीज इतने पर लेबर आवर। अब जितने लेबर आवर हमारे इसके लगेंगे उनसे मल्टीप्लाई कर दो। ये एग्जांपल्स भी आ गई। कोई इक्का दुक्का, असल में उस वक्त जब पहला दिन पढ़ा रहा था ना, तो शायद ये वाला सवालों में जाकर कवर किया था ना, यहाँ पे फिर सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं फेंकी जा सकती ना, तो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे। लेकिन आज चूंकि बात पूरी हो गई है तो अब मैंने ये छोटी मोटी एग्जाम्पल भी साथ ही लगा दी। ठीक है जी, ये लें जी बेटा। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ये ₹25 है। हाँ सही कह रहे हो जी, ये 35 आ गया। ठीक है 35 आपने बोला तो मैं 35 लिख के आगे चल पड़ा जी। चले, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये पिक्चर्स भेजूंगा मैं, यहां से क्या पिक्चर आनी है अब आपकी, पीडीएफ अगर बन गया तो भेज दूंगा भाई, नहीं तो एक ही पिक्चर खींच के भेज दूंगा, वो सही आ जाएगी ऊपर से लैपटॉप से। हाँ, कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं किया, देखो यही तो किया है अभी आखिर में। क्या किया, ये वेज रेट तो उनको देना ही था, जहां से उठाया अब वो चीज नहीं बनेगी, वो कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया। वो टेस्ट वाले सवाल में उसने बोला था जानदा किधरे नहीं, थोड़ी सी पेनल्टी पड़ेगी, वो स्पेशल केस था, वो स्पेशल केस था। अभी आज वाला सवाल करते हैं उसमें वो स्पेशल केस नहीं होगा, तो आज कर लेंगे। तो फिर भाई वो कह देगा कि वो सेकेंडरी लेबर उधर काम कर रही है, तो बस फिर कंट्रीब्यूशन फोरगोन होगा। तभी तो टेस्ट वाले सवाल में भी, जो एसीसी वाला सवाल था जो मैंने डिस्कस भी किया था क्लास में, तभी उसके अंदर भी हमने कंट्रीब्यूशन लॉस को नहीं लिया था, क्योंकि कंट्रीब्यूशन लॉस हो ही रहा था। अगर आपकी लेबर कोई और आके वहां काम कर देती है तो इसका मतलब यही है ना कि वो कंट्रीब्यूशन फोरगो नहीं हुआ, लेना ही तभी है जब फोरगो होगा। स्किल्ड लेबर को ट्रांसफर कर दें और वहां पे क्या लगेगा, वहां पे अनस्किल्ड को लगा लें, वहां पर ले लेना उसको हिसाब से। वैसे इतने डीप नहीं जाता वो या तो इसको हटा देगा तो कंट्रीब्यूशन लॉस लेना चाह रहा होगा, ठीक है, या फिर वो उसको इस केस के अंदर लेकर आएगा कि आपने उसको किसी और जगह काम करवाना था, तो ये अलग अलग है। इकट्ठा कर दे तो उस सिचुएशन को उसी हिसाब से देख लेना। तो ना इधर रेलेवेंट था ना उधर रेलेवेंट है, वो तो फिक्स कॉस्ट तो वेला था ना। स्पेयर कैपेसिटी होगी तो वेजेस गारंटीड वाली आती हैं, अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो इसका मतलब वो पैसे तो मिल रहे हैं, तो फिर तो कंट्रीब्यूशन लॉस की तरफ जाना ही जाना है। ये गारंटीड वेजेस का मतलब ही तब आता है जब स्पेयर कैपेसिटी होती है। सवाल अगर आला बोलो बोलो, कोई मसला नहीं। हाँ क्वेश्चन, मैं तो आई वॉज शुगलिंग यार, इसको थोड़ा सा ऐसे करें तो बेहतर नहीं हो जाएगा जरा तस्वीर। लैपटॉप को नहीं ऐसे करो, मेरे लैपटॉप कुछ नहीं कहना, पहले बेचारा पता नहीं बहुत ही बीमार हो गया, टूट फुट गया, बदल रहा है। उसको कहा यार इस जैसा ढूंढ के दो, अब वो आना बंद हो गया। अब वो कह रहे थे कि कोई ढूंढते हैं हम, वो जो नहीं होते वो जो कंपनियों वाले वो बॉक्स में निकाल कर डिस्प्ले करते हैं बाहर के मुल्कों में, बाहरले मुल्कों में, तो वो फिर व्हाट इज हैपेंड हियर। भाई ये ना असल में ऐसी चीज़ होती है कि ये अब
अब वो नया नहीं है तो नए जैसा हो तभी गुजारा होगा, ये तो नहीं हो सकता ना बेटा। मैं बताता हूँ क्लास के बाद ना, तुम्हारे पेपर में ये आना है, मंगवा के देने लगे हो, क्लास के बाद ही फिर बताना ना मुझे। हाँ किसे काम थे आ मेरे। अच्छा बेटा जी चलें आगे, कुछ बेहतरी आई है, रेलेवेंट कॉस्ट खत्म है। आगे देखो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू हो रही है इंशाल्लाह जोहर के बाद। तो सादा बात, अब देखो अब जरा क्विकली, 3 तरह के सवाल आ सकते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग में। इंपॉर्टेंट है, दफा आ जाना है सवाल इसमें से मुझे लग रहा है, ठीक है। 3 तरह के सवाल आ सकते हैं। स्पेशल ऑर्डर की वैल्यूएशन कर दो, रेलेवेंट इनकम लेस रेलेवेंट एक्सपेंसेस, उसूल नीचे पढ़ा दिए, ठीक है। नेट में पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो, ना करो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट। बिड प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालनी है तो वही रेलेवेंट कॉस्ट करो, प्रॉफिट ऊपर वाली इनकम उड़ा दो, रेलेवेंट कॉस्ट निकालो, प्रॉफिट ऐड करो, या आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है। पर यूनिट कहे तो एक स्टेप आगे चले जाना, वरना यहीं पर रोक देना। और अगर मिनिमम बिड प्राइस कहे तो ये प्रॉफिट वाला एलिमेंट भी उड़ा देना है, यहीं तक आपका सवाल है। 3 तरह का सवाल आ गया। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स लगाने हैं, तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? ओवरहेड्स के लिए ये हैं, फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड एसेट के लिए ये हैं, मटेरियल के लिए ये हैं, और लेबर के लिए ये हैं, और बस इतना सही है रेलेवेंट कॉस्टिंग। अब अगला मसला आता है कि रेलेवेंट कॉस्टिंग कब लगना है और कब नहीं लगना, ठीक है। तो मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर लेक्चर 10 नहीं, लेक्चर नंबर 42, 46 और 47, ये 3 लेक्चर्स में 3 सवाल हैं, दिखाने जरा आपको। लेक्चर नंबर पहले केड़ा बोला ऐसे मैं लिख के ले आया वैसे, 47, 42, 46, अच्छा 42 ये रहा। ऊपर नहीं हेडिंग नहीं देखनी बेटा, नमाज का टाइम 1:25 पे होना है, जिसको मसला है वो पहले चला जाए। किसको मसला है? बाद में चले जाएं, बाद में पढ़ लेना, पहले चले जाओ, 10 पे छोड़ दूंगा, 10 पे वुजू करके आना था ना, पता नहीं है तुम्हें मेरी क्लास का? तुम FAR 1 मुझसे पढ़ते हो ना, तो तुम्हें तो रोज ये मसला होता रहा होगा। मेरा हूँ गुनाहगार आदमी ना, मसला यह पढ़ाते पढ़ाते कहते जरा ये थोड़ा सा, लेकिन आज वैसे गुंजाइश है हमारे पास, पॉज करके चले जाएंगे, पर 1:20 से पहले तो ना इजाजत मांगो ना, 1:20 तक खुद उठ के चले जाना। अच्छा सुने जी, ये सवाल मैंने ना हेडिंग छुपा दी है, मैंने हेडिंग छुपा दी है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है हैंडआउट के अंदर। मैंने सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट आपके सामने रखी है, इस रिक्वायरमेंट को पढ़ें और बताएं रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर अप्लाई होगा या नहीं होगा। वो कहता है कंप्यूट बिड प्राइस दैट GPL शुड कोट इफ वांट्स टू अर्न प्रॉफिट। लेकिन आगे उसने और तसल्ली के लिए ये भी लिख दिया, तो ये जब लिख दे फिर तो बात ही क्लियर हो जाती है ना, यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट्स ओनली या रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। चलें आगे। दूसरा सवाल आप मुझे देखकर बताएं, लेक्चर 46 जो भाई ने नाम लिया था स्मार्ट, ठहर जा मैंने लब्बन दे, पहले मैंने लुकोना भी है। ये चैप्टर मैंने छुपा दिया है, कौन सा चल रहा है, रिक्वायरमेंट पढ़ें। कंप्यूट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट वुड एनेबल SPL टू अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। याद है क्लास में यही कहा था कि ये लफ्ज है, इंक्रीमेंटल का लफ्ज है, यही निशानी है, यही तो निशानी है। कितने गया हो, ठहर जाओ, रिवीजन क्लास में भी लिख कर भी आया हूं मैं। लफ्ज रेलेवेंट, ठीक है ना, रेलेवेंट वो क्या कह रहा है यहां पे, इंक्रीमेंटल, ये एक्स्ट्रा या इंक्रीमेंटल, ये निशानी है इसकी, ठीक है। तो हाँ, तो प्रॉफिट इसमें निकलता नहीं था, ये प्रॉफिट है ना, सेकंड आ गया मेरे चांद। वो कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताओ जो उसको इंक्रीमेंटल प्रॉफिट दे ऑफ 30% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट दे रहा है 30%, ठीक है। निशानी देख रहे हैं, निशानी। तीसरा सवाल है जनाब लेक्चर 47 के अंदर, कौन सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 42 नहीं, वो तो लेक्चर 42 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्लोबल वाला। कहाँ है? मैंने भी 30 क्यों लिखा होगा, तो लर्निंग कर्व आ गया।
ठहर जाओ। जैस्मीन ये 10। अच्छा ऊपर नहीं देखना, खैर ऊपर तो लर्निंग कार्ड चल रहा था। हाँ जी, अब बताओ कंप्यूट बिड अमाउंट। अब ये बिड अमाउंट उस तरफ लेके जा रहा था। दैट जेएल शुड कोड टू अर्न 30% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। अब बच्चों एक बिड अमाउंट यहां लिखा हुआ है, एक कहां पे गया वो, स्मार्ट में ही है ना, ये भी लिखा हुआ था बिड प्राइस। मैं फौरन जाऊं ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। ये अब ये बिड प्राइस है, वहां भी बिड प्राइस है। फर्क क्या है, इसने खुद कह दिया बिड प्राइस का मतलब ये तो कथन नहीं है कि रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ बिड प्राइस आती है। बिड प्राइस तो आप दूसरे उसूलों से भी निकाल सकते हैं। आप डिसीजन मेकिंग के अंदर आप अक्सर ये बात देखते थे, वो कहता था सेल प्राइस डिटरमिन कर दो, सेल प्राइस डिटरमिन कर दो, रेलेवेंट कॉस्टिंग कर। सीवीबी के अंदर कितने सवाल आते थे, तो कौन सा सवाल के अंदर बिड प्राइस में रेलेवेंट कॉस्टिंग लगानी, कौन से में नहीं लगानी। या तो वो क्लियरली लिखेगा यूज करो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, या वो कोई ऐसी निशानी बताएगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये रेलेवेंट कॉस्टिंग का टॉपिक है। ठीक है, यहां पे उसने नहीं बताया हुआ था। अब जब यहां पे आते हैं तो यहां पे भी उसने कहा, क्या बोला, कंप्यूट बिड अमाउंट। अब यहां पे उसने रेलेवेंट कॉस्टिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मिनिमम बिड प्राइस भी सिर्फ कह देता ना, शक तब पड़ता, लेकिन उसमें भी फिर हमने ढूंढना था, जैसे मैंने पिछले सवाल के अंदर आपको बताया, इस तरह का लफ्ज इंक्रीमेंटल प्रॉफिट लिख दे, रेलेवेंट कॉस्टिंग लिख दे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख दे। मैंने यहां पर बताया था ये 2-3 लफ्ज आना निशानी है कि ये आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या बिड प्राइस बताओ, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। या वो खुद सवाल के अंदर बोले कि रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल यूज करो, या वो ये लफ्ज बोले इंक्रीमेंटल, रेलेवेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर यूज होने वाले चैप्टर के अंदर जो अल्फाज थे। मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बिल्ड प्राइस, ये काफी नहीं है रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल से सॉल्व करने के लिए। उसको उसूली तौर पे तो लिखना चाहिए, नॉर्मली वो लिख भी देता है। नॉर्मली ये सवाल के अलावा हर सवाल के अंदर हमने ये देखा था, वो क्लियरली लिख देता था यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल। लेकिन मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार कर रहा हूं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बिड प्राइस लिखा हो ना, ये काफी नहीं है रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर लगा देने के लिए। ठीक है, हमें ये अल्फाज ढूंढने हैं। अगर उसने क्लियरली नहीं बताया रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स लगाओ, तो हमें ये अल्फाज को ढूंढने हैं। कोई इंक्रीमेंटल आ रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लफ्ज आ रहा है, ताकि हमें पता लगे। वरना इस तरह का सवाल है जिसको हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग को अप्लाई किए बगैर इस सवाल को किया था जैस्मीन लिमिटेड को। आपके सामने ये सवाल का सलूशन मौजूद होगा, लेक्चर नंबर था 47। तो मैंने आपको 3 सवाल दिखाए हैं, इनको जरा कंपैरिजन में लिख लें अपने पास, कंपैरिजन में इनको नोट ये देखिएगा। बल्कि यहाँ कहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये सारा कुछ नीचे जाना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे इसको सारे कुछ को नीचे ले जाते हैं, लेकिन तो सब कुछ कैसे नीचे जाएगा, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ। नंबर 4 हमने ये बात की। नंबर 5 मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिखाए हैं, 3 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट दिखाई है मैंने। मैं कोशिश करूंगा मैं हैंड आउट बना दूं बाद में। 3 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट दिखाई है आपको। ठीक है, सबसे पहले लेक्चर 42 के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 30 ग्लोबल दिखाया। अव्वल तो यार मैं कह रहा हूं कि वो बताता है। अभी मैं रिसेंट वाला सवाल दिखाता हूं, ये 2022 का जो आया हुआ सवाल रियो वाला, इसके अंदर वो अव्वल तो बता देगा। ठीक है, अव्वल तो वो बताता है, उसूली तौर पर बताना भी चाहिए, लेकिन अगर नहीं बताएगा तो कोई ना कोई निशानी ऐसी ढूंढनी है हमने, वरना रेलेवेंट कॉस्टिंग की तरफ नहीं चल पड़ना हमने। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मैंने आपको दूसरा सवाल दिखाया लेक्चर नंबर 46 में, वरना तो सवालों के अंदर नॉर्मली बताता है वो। ठीक है, 46 के अंदर क्वेश्चन कौन सा, 46 में क्वेश्चन नंबर 9 है, नाम है इसका स्मार्ट प्रोसेसिंग। ठीक है जी। और उसके बाद लेक्चर 47 में जैस्मीन लिमिटेड था, लर्निंग कर्व में। बड़ा दिल उस दिन आपको कर रहा था कि रेलेवेंट कॉस्टिंग लगा दें, चलते आ रहे थे ना उसी में से ही एकदम आ गया था, ऐसे नहीं लगा देना जी। क्वेश्चन नंबर 10 जैस्मीन। तो इन 3 सवाल की रिक्वायरमेंट्स आपको मैंने दिखाई हैं, इनको आपने भी घर पे एक बार इकट्ठे देख लेना है। और उसके बाद अब मैं आपको नंबर 6 पे करवाने लगा हूं सॉल्व रिंग वाले सवाल के अटेम्प्ट। देखो स्प्रिंग 2020।
रिंग लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है रिंग लिमिटेड। चलें जी, ये आईके की किताब के अंदर भी है, क्वेश्चन बैंक में पास पेपर का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है सवाल, तो ज़रा इसको पढ़ लेते हैं सवाल को, उसके बाद फिर देखते हैं कितना हो जाता है, जितना रह गया वो फिर देखेंगे। वो परली साइड भी मिटानी है जी हमने। चलें जी, आ जाएं जी, बिस्मिल्लाह करा। परली साइड आमिर भाई मिटा दें, खुद ही मिटा दें यार, पता नहीं कोई आएगा आज, होगा या नहीं होएगा। रिंग लिमिटेड सवाल की रिक्वायरमेंट है बाय यूजिंग, ये अभी रिसेंटली आया हुआ है, अच्छा सवाल है। ठीक है, 2020 में, या फिर हमने कर लिए हैं सवाल। बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, बाय यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट, खुद बोल रहा है। ठीक है, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर है, लगेगा। कंप्यूट मिनिमम प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट तो मिनिमम प्राइस चाहिए, इसका मतलब प्रॉफिट दिया भी होगा तो आपको धोखा देने के लिए दिया होगा, ऐड नहीं करना। ठीक है, और फॉर्मेट हमारे सामने है। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले आप बताओ, चाती मार के तो सबको याद आ जाना है। मिनिमम प्राइस पर यूनिट जो कोट करनी है, नहीं बिड प्राइस निकालनी है, मिनिमम बिड प्राइस, बस रेलेवेंट कॉस्ट ले लेनी है। रेलेवेंट कॉस्ट तीसरे वाला फॉर्मेट, रेलेवेंट कॉस्ट ये। ठीक है, मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की, फिक्स ओवरहेड्स की, वेरिएबल की, नॉन करंट एसेट की, या कोई और दे दे तो वो सारी की सारी कॉस्ट होंगी, ये टोटल रेलेवेंट कॉस्ट होंगी। लेकिन उसने पर यूनिट कहा है तो एक स्टेप आगे बढ़ाकर आपने जितने यूनिट्स हों इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन यूनिट्स को डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेना। ठीक है जी, बेटा सवाल में आएगी तो देख लेंगे। अदर मतलब इनसे हट के कोई स्पेशल केस हो, अब कौन सी आ सकती है, ये अदर रेलेवेंट कॉस्ट जो है ना, ये एक अनलिमिटेड लामतनाही सिलसिला है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें कुछ भी आ सकता है। जो इन 4 ब्रॉड कैटेगरी जो करवाई हैं, जो कि ज्यादातर 95% 98% सवाल यही होता है, उससे हट के कुछ आएगा तो वो अदर है। अब वो जो भी होगा वो सवाल में तुम्हारे सामने होगा, उसको बस जो समझ आए जनरल रूल याद रखते हो उसको अप्लाई कर देना कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंक्रीमेंटल है, फ्यूचर का है, कैश है, तो आपके लिए रेलेवेंट है, नहीं तो नहीं है। अब वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ एग्जांपल्स हो सकती हैं अदर के अंदर, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए अदर लिख दिया एहतियातन जी। ओके, अब जी सवाल शुरू करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। रिंग लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स इन जनवरी 20। असल में इसका सवाल था नहीं रिसेंट में, इसलिए मैंने ये उठा लिया, और ये रखा भी इसीलिए हुआ था कि आखिरी क्लास में करेंगे। लाइक कैपुचिनो। इन जनवरी 20 RL entered into an agreement with Gamma for manufacture and supply of 3500 units of customized product Zing at 4000 पर यूनिट। ये तो नीचे कह रहा था निकालो, पता नहीं क्या कह रहा है, चलो देखते हैं आगे। RL placed the order for raw material AA2। RL ने रॉ मटेरियल का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, क्योंकि ये उसने बनाकर देने थे 3500 जिंक बना के देने थे गामे को। ठीक है, अब उसने उसकी तैयारी के अंदर मटेरियल ऑर्डर कर दिया। एंड सप्लायर एग्रीड टू सप्लाई द मटेरियल इन सेकंड वीक ऑफ मार्च। उन्होंने कहा मार्च में आपको ये मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा। RL हैड ऑल्सो हायर्ड स्किल्ड लेबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जिंक। उन्होंने स्किल्ड लेबर भी हायर कर ली है। अब ये सारा कुछ हो ही रहा था क्योंकि जनवरी के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब तैयारियां चल रही हैं उसकी। ठीक है, लेकिन फरवरी के अंदर एक बुरी खबर मिलने को मिली कि गामा पहलवान तो बैंकरप्ट हो गया, यानी कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होने वाला। अब फंसा हुआ कौन है? RL, गामा नहीं। गामा तो बैंकरप्ट हो गए, वो तो निजात पा गया वो तो मसलों से निजात पा गया। मसला तो हमारे लिए बन गया कि उसके बैंकरप्ट होने की वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होना, ये कॉन्ट्रैक्ट गामे ने फुलफिल नहीं करना, तो हमने भी से कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल AA2 का कर लिया है, हम उसमें फंस गए। बड़े परेशान बैठे थे, लेबर को भी हायर किया हुआ है, बड़े परेशान बैठे हुए थे कि RL को रिसेंटली अप्रोच किया है, ओ मसीहा मिल गया हमें, SL आ गया, और उसने कहा है कि आप मुझे 3500 यूनिट्स ऑफ डी जिंक दें, जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन है जिंक का। सांस आई वापस। ठीक है, RL कैन यूज, इस वजह से RL कैन यूज ऑर्डर्ड रॉ मटेरियल एंड द हायर्ड स्किल्ड लेबर फॉर दिस प्रोजेक्ट।
फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। यानी डी जिंक के लिए भी वो मटेरियल यूज हो जाएगा और लेबर भी वही उसी के ऊपर लग जाएगी। तो इनकी जान में जान आई कि हमारी जो है ना वो मसला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बाइंडिंग होता है। भाईजान आप अब आ रहे हैं, क्या हुआ था हैं? क्या क्या कवर करना था? क्या करवाना, क्या करना था फिर? हो गया। और यार तुमने जो मिस कर दिया है ना, तुम बच्चों से पूछना, तुम पता है हमने क्या कुछ कर लिया है, हमने क्या कुछ कर लिया है। तुम्हारा कॉस्ट लो प्रोडक्शन सबसे पहले हमने किया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, नहीं ये सारा कुछ नहीं कर लिया है ना, परेशान ना करो, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया, फिर हमने ये डिस्कस किया, फिर हमने ये डिस्कस किया, हमने भी किया हुआ था, फिर हमने ये डिस्कस किया, 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 और फिर हमने ये डिस्कस किया, फिर हमने ये डिस्कस किया, ये भी कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, और अब हम सवाल की तरफ जा रहे हैं। बीच में हमने एक पास पेपर का सवाल भी कर लिया, और वो जो था ना वो रीसेंट टाइम वाला सवाल वो भी कर लिया। तो तुमने क्या खोया क्या पाया ये तुम खुद सोच लेना, ठीक है। खोया खाने वाला और पाया भी खाने वाला, फिर शर्म करो। अच्छा यार बड़ा टाइम ज़ाया कर दिया आपने, हमारी नमाज का टाइम हो गया। अब द प्रोडक्शन, अच्छा बस सवाल पढ़ के निकलते हैं फिर, ठीक है। सवाल पढ़ के, बस ऐसे सवाल पढ़ रहे हैं कि ये होने के काबिल है, होने वाला सवाल है। द प्रोडक्शन ऑफ डीजिंग विल टेक 3 months. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज इन प्रोवाइड इन दिस रिगार्ड. स्पेशलाइज्ड मशीनरी विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस डीजिंग. नवी मशीन. फॉलोइंग प्रपोजल आर अंडर कंसिडरेशन. लीज यानी हायर करो, किराए पे लो, फॉर 3 months. मंथली रेंटल 2.5 लाख है। आप फ्रंट पेमेंट करनी पड़ेगी सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये तो रिफंडेबल है, लेकिन ये पैसे जहां से इकट्ठे किए हैं, अरेंज किए हैं, बैंक से लिया होगा लोन, उसको इंटरेस्ट देना है। अब 2.5 लाख पर मंथ तो रेंट है ही है, जो 5 मिलियन पर 3 महीने का इंटरेस्ट बनता है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट है। अब ये आ गई अदर कॉस्ट, आ गई अदर कॉस्ट, ये वो मैंने नहीं पढ़ाई थी लेकिन है रेलेवेंट, नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो एक ऑप्शन वन ये हो गया। ऑप्शन 2 क्या है, ये वाली ना करो, ये वाली ना करो, ये तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं, इसको छोड़ो, लेकिन आप ये करो कि मंथली लीज पर 1,60,000 वाले किराए पर ले लो। लेकिन इसके लिए मसला क्या है, मिनिमम पीरियड है 6 months, यानी कम से कम 6 महीने के लिए लेना पड़ेगा। अब अगर तो इन 6 महीनों में कहीं और वो आगे किराए पे दे सका तो वो माइनस कर लेंगे, ना दे सका तो ये सारी की सारी कॉस्ट इसी के लिए है। जैसे मटेरियल ज्यादा खरीदना पड़ता था, वो कहता है जी आपने ये जो मटेरियल मांगा है, ये हम एक मिसाल के तौर पे 100 किलो का ही रोल बेचते हैं, अब आपके 80 किलो चाहिए भी तो हम ये रोल काट के नहीं देंगे, आपने 100 किलो ही लेना है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो 100 किलो सारा कॉस्ट है। फिर ऐसे ही ये भी है, ठीक है। अब वो कहता है यहां पे अगर आप पहले वाले केस में जाते हैं, जब पहले वाले केस में जाते हैं तो 15,000 की जो रिपेयर मेंटेनेंस है मंथली वो लेसर की, और अगर आप दूसरे केस में आते हैं तो 20,000 की मंथली मेंटेनेंस जो है वो आरएल, तो ये रेलेवेंट होगी, वो आरएल जो है वो बियर करेगा, और वो सिर्फ उन महीनों के अंदर जिन महीनों में मशीनरी ऑपरेटिव है। अब 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट पे लगने हैं तो 3 महीने की रिपेयर भी रेलेवेंट है। लेना किराए पे उसको 6 महीने की, लेकिन जब 3 महीने चलेगी तो रिपेयर मेंटेनेंस भी करेंगे। अब ये 2 ऑप्शंस हैं, दोनों को आपने कैलकुलेट करना है, जिनमें से कॉस्ट लोअर हुई वो हमारे लिए रेलेवेंट। डायरेक्ट मटेरियल, सवाल मैंने सारा करवाना है। डायरेक्ट मटेरियल AA2 वही इस्तेमाल हो जाएगा, जितना पड़ा हुआ है वो तो इस्तेमाल हो ही जाएगा, जो एडिशनल हुआ वो हम खरीद लेंगे। वो कहता है 50,000 यूनिट्स ऑलरेडी पड़े थे, वो तो 75 पड़े नहीं थे, मतलब ऑर्डर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो ये तो 75 में मिल जाएंगे हमें। जो इससे ऊपर चाहिए होंगे वो 80 में लेंगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारी एक शामत बची है, वो शामत हमारे लिए रेलेवेंट इनकम बनेगी। अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट ना फुलफिल करते ना, ये रॉ मटेरियल खरीदने का जो किया हुआ था, तो 20% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमें पेनल्टी पड़नी थी। अब जैसे डीजिंग का ऑर्डर आया, इसलिए तो हमारी सांस वो क्या कहते हैं, वो मैंने कहा था जान में जान आई थी कि ये 20% बचत हो गई है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बचत हुई है, ये इनकम आएगी। इंशाल्लाह करते हैं ये भी। 10 यूनिट्स हैं A78 के पर यूनिट, और ये मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये खुद भी बना सकते हैं। अब मार्केट में अवेलेबल है, परचेज कॉस्ट खुद बना सकते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो लोअर होगा वो करेंगे।
इसमें थोड़ा सा उसने ये लॉस का भी टच दिया है। उसके बाद C11 के यूनिट्स हैं, बड़ा कंप्रिहेंसिव सवाल है, इसलिए मैं ढूंढ के लाया हूं ये। हाँ, अगर सब्स्टिट्यूट मटेरियल भी है जो कि प्रोसेसिंग में यूज हो सकता है, लेकिन ये जो है पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है स्टॉक, ठीक है, वो किसी और की जगह यूज भी हो सकता है। वही वाले सारे प्रिंसिपल जो पढ़ाए हैं यहाँ पे अप्लाई करने हैं। मटेरियल ये 3 तरह का यूज होना है। लेबर 2 तरह की है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड की जगह अनस्किल्ड भी यूज हो सकता है, वो उनमें देखेंगे जिसके ऊपर लोअर कॉस्ट हुई वो कर लेंगे। लेकिन स्किल्ड के अंदर माशाल्लाह 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 किथे गया, ये लर्निंग कर्व भी है। वेरिएबल ओवरहेड बहुत आसान है, आर वहीं से निकल आएंगे, ये वाले यही यूज हो जाएंगे। अब फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है डायरेक्ट मटेरियल AA2, डायरेक्ट मटेरियल A78, डायरेक्ट मटेरियल C11, ये 3 आ जाएंगे। फिर स्किल्ड लेबर, फिर सेमी स्किल्ड लेबर, फिर वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड तो रेलेवेंट होते ही नहीं है, इंक्रीमेंटल उसने दिए नहीं, सवाल खत्म। तो नमाज के बाद इंशाल्लाह इस सवाल को करेंगे। कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है भाई? ठीक है, फिर इस पार्ट को ही क्लोज कर दें। ये डी पार्ट था, इस पार्ट को क्लोज कर दें। नमाज के बाद फिर ई पार्ट करते हैं। ये सवाल हमने करना है। बाकी जो बच्चे घर पे बैठे ऑनलाइन वाले, जिनकी नमाज का टाइम नहीं होगा, रात को किसी देख रहे हैं, तो वो इसके बाद वो सवाल पहले कर लें सॉल्व, फिर डिस्कशन सुन लें क्विकली, डबल स्पीड में सुन लें बेशक, उससे फायदा हो जाएगा। जो को 5 मिनट पहले आ जाए वो भी इस सवाल के अंदर कुछ एडजस्टमेंट ट्राई कर ले। अल्लाह हाफिज, थोड़ी देर के लिए।